Global affairs, strategy, technology, power. पहले देखिए चाइना में 1636 से 1636 से 1912 तक एक डायनेस्टी मतलब डायनेस्टी रूल किया करते थे, उसको बोलते चिंग डायनेस्टी, QING डायनेस्टी। नो ये जो चिंग डायनेस्टी थे, इनके जो राजा थे ना, जब वो एंड में आ गए थे, मतलब 1894 या 1994 के टाइम में, तब वो चिंग डायनेस्टी बहुत वीक हो गया था, अंदर से इतना कमज़ोर हो गया था, क्योंकि अंदर में बहुत सारे मारपीट, मतलब अस्थाई हो गया था, इंटरनल मतलब राजनीति अस्थाई हो गया था, इंस्टेबल हो गया था, मतलब बहुत ही वीक राजनीति, अंदर का राजनीति बहुत ही वीक हो गया था। और वो राष्ट्र, ये जो राजत्व था, ये जो इतना बड़ा किंगडम था इन किंग डायनेस्टी का, ये बहुत ही वीक हो गया था, क्योंकि ठीक ठाक मैनेज नहीं हो पा रहा था सबसे। तो तब क्या हुआ, जो जापान तब एक उभरता हुआ कॉलोनियल पावर था, वो सिर्फ जगह कैप्चर कर रहा था। उस टाइम में क्या था, फर्स्ट साइनो जापान वॉर हुआ था 1894-95 के बीच में। तो इसमें क्या हुआ, जापान ने चाइना का कुछ ईस्टर्न कोस्ट का रीजन, कोरियन पेनिनसुला एंड जो ताइवान है, इसको भी कैप्चर कर लेते जापान ने। जापान जब कैप्चर करता था ना दोस्तों, तब वो बहुत ही घिनौने हरकत करता था उन मतलब जगह के निवासियों के साथ, उन जगह के निवासियों के साथ। मतलब क्या करता था कि जो बहुत मार कटाई करता था, मतलब देखते ही काट देता था, बहुत ही मतलब जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रेप किया था जापान ने, मतलब लड़कियों के ऊपर, छोटे बच्चों को काट देता था माता पिता के सामने, सबको निर्वस्त्र कर देता था, सबको लूट लेता था। ये जापान का बहुत ही खूंखार एक चीज़ था। मतलब जापान तब उभरता हुआ कॉलोनियल पावर था, इसीलिए ये हुआ था। तब क्या हुआ था कि चाइना में एक रेवोल्यूशनरी आए, उनका नाम था सन यात्सेन। सन यात्सेन ने एक पार्टी बनाया, मैं इनका नाम लिखने भूल गया, मैं लिख लेता हूँ, सन यात्सेन। इन्होंने एक पार्टी बनाया जो था कुओमिंटांग पार्टी। जो कुओमिंटांग पार्टी बना था ना, इसका एक मोटो था, एक ऑब्जेक्टिव था अचीव करने का, कि चाइना को यूनिफाई कर देंगे और चाइना को यूनिफाई करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना बना देंगे। तब कुओमिंटांग पार्टी में तो बहुत बड़ा पार्टी था, इतना बड़ा जगह को रूल करता था और बहुत सदस्य था। तो सन यात्सेन का जब डेथ हुआ ना दोस्तों, तब कुओमिंटांग पार्टी दोनों हिस्से में बढ़ गया। एक हिस्सा को बोलते हैं नेशनलिस्ट पार्टी, राष्ट्रवाद पार्टी, और एक थे कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवाद। जो माओ जेडोंग करते थे कम्युनिस्ट पार्टी, और चियांग काइशेक रूल करते थे नेशनलिस्ट पार्टी। दोनों का मोटो सेम था कि चाइना को एक यूनिफाइड चाइना बनाएंगे, पावरफुल चाइना बनाएंगे, वीकनेसेस को रिमूव करके स्ट्रेंथन कर देंगे चाइना को। लेकिन दोनों का आइडियोलॉजी अलग था। माओ जेडोंग का लीड करते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने, इसका आइडियोलॉजी था कि साधारण जनगण को हम नहीं देंगे, मतलब पावर नहीं देंगे किसी को इलेक्ट करने के लिए, वो राइट टू वोट हम छीन लेंगे उनसे, सिर्फ फ्यू पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जो पावर को पूरा कंट्री में कंट्रोल करेंगे। और नेशनलिस्ट पार्टी एक उदार विचार वाले पार्टी थे, यहाँ पे डेमोक्रेसी को अलाउ करता था, ठीक है, मतलब ये सबका अधिकार था वोट देने के लिए, खुद का लीडर को चूज करने के लिए। ये एक राष्ट्रवादी पार्टी था और साम्यवादी पार्टी। नाउ इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में वर्चस्व शुरू हुआ, मतलब झमेला शुरू हुआ। तो इसके बाद जो चियांग काइशेक थे, इन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हराने के लिए मतलब एक टैक्टिक यूज़ किए, बहुत ही घिनौना टैक्टिक था वो। यहाँ पे एक शहर है चाइना में, एक कोस्टल सीरीज टाइप का, ये इसको शंघाई। इस शंघाई में क्या किए, ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों के घर में अचानक से अटैक कर दिए। इस हमले के लिए बहुत घिनौना अपराध किया गया नेशनलिस्ट पार्टी वालों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर। इन सीसीपी के मेंबर जो थे, इनके ऊपर बहुत घिनौने अपराध किए गए। उनमें क्या था कि सबको मार काट बहुत चली, मतलब ये बहुत मतलब जघन्य अपराध था। मुझे इतना मतलब डेटा याद ठीक नहीं है, लगभग 2 से 6 लाख के बीच में शायद मतलब लोग मारे गए थे बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संघाई मैसेकर।
ना ये सिविल वॉर के रूप में आ गया, क्योंकि देखिए अगर एक पार्टी को आप मारेंगे, दूसरे पार्टी भी तो आपको डिफेंसिव ऑफेंस करेगा, मतलब डिफेंस करेगा और आपको ऑफेंस भी करेगा, मारेगा भी, खुद को बचेगा आपको मारेगा भी, ये भी कर रहा था, इसीलिए सिविल वॉर सिचुएशन में चला गया चाइना फिर से ना। सिविल वॉर सिचुएशन जो था ना वो 1931 में मतलब 27 से शुरू हो गया था। 27 से 31 तक इन 4 सालों में चाइना बहुत ही वीक हो गया और जापान ने फिर से एक मौका देख लिया और जापान ने क्या किया, ये जो मंचूरिया प्लेटो है ना, ये जो मंचूरिया है चाइना का प्रोविंस, इसको पूरा हथिया लिया, चाइना से कैप्चर कर लिया। तो कैप्चर करने के बाद यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट बिठा दिया, मतलब ये मतलब ये अच्छा होगा बोलने के लिए कि जापान के कंट्रोल में चला गया ये मंचूरियन प्लेटो। तो चाइना बहुत ही छोटा हो गया, देखिए इतना बड़ा चाइना रह गया ना। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों पार्टी का झमेला हो रहा था, थोड़ा सा रुका, इन दोनों सहमे, मतलब दोनों समझे कि अगर हम एक दूसरे के बीच में लड़ाई करते रहे तो ऐसे ही हमारा जगह चला जाएगा, छीनता चला जाएगा जापान के हाथ में। इन दोनों ने थोड़ा यूनाइट हुआ और बोला कि हम लोग एक साथ जापान से लड़ेंगे, और 1937 से 45 तक सेकेंड साइनो जापान युद्ध शुरू हुआ ना। देखिए चाइना को साइनो कहते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले बोलना भूल गया था, मैं भी बोल रहा हूँ। और फर्स्ट साइनो जापान युद्ध 1894 से 1895 तक हुआ था, मतलब 94 से 95 तक, और ये 37 से 45 तक। तब ये 45 में जो एंड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन आर्मी के द्वारा जापान में 2 शहरों में, हिरोशिमा नागासाकी में 2 एटॉमिक बम, 2 परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर में मतलब अटैक कर दिया था अमेरिका का, बहुत सारे उनमें कैजुअलिटी हुआ था, बहुत आर्मी मारे गए थे, एंड अमेरिका मतलब खुद को संभाल नहीं पाया, इतना बड़ा अटैक किया था जापान ने विदाउट एनी प्रीवियस नोटिस, मतलब पहले कुछ बोला ही नहीं, ऐसे ही बहुत बड़ा अटैक कर दिया जापान ने। ये जापान ने बहुत बड़ा गलती किया, उसका खामियाजा भी जापान को भुगतना पड़ा, क्योंकि एटम 2 परमाणु बम गिरा देते थे अमेरिका ने जापान के ऊपर, ये कारण था। उसके बाद क्या हुआ, जापान वीक हो गया और जापान का जो कंट्रोल चाइना में था, चाहे ताइवान, कुछ पार्ट्स ऑफ चाइना, मंचूरिया, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट, द कोरियन, सबसे उसका पावर हट गया। अब ये सब लोग इंडिपेंडेंट बन गए और ये जो चाइना का पार्ट चाइना में मिल गया ना। फिर से देखिए ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया ना, मतलब जापान का काम तो खत्म हो गया। अब बारी है CCP, नेशनल पार्टी, कौन रूल करेगा। अब CCP ने क्या किया, तब के टाइम में सोवियत यूनियन रहा करता था यूएस में, मतलब उसको बोलते USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये रशिया में मेन था, ठीक है, मतलब रशिया और 14 कंट्री थे मिलके था। ये भी पूरा कम्युनिस्ट रेजिम था USSR। इससे CCP वालों ने मदद ले लिया और मदद लेके नेशनलिस्ट पार्टी को पूरा हटा दिया, 1948 में पूरा कंट्रोल कर लिया, और बाय द 1949 एक साल के अंदर पूरा चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी जो था ये इधर आके सिमट गया, इधर छोटे से जगह में, और यहाँ से ये लोग को फिर से ताइवान भागना पड़ा खुद को बचाने के लिए। सो बाय 1 ईयर सब ताइवान चले गए, और चाइना, मेनलैंड चाइनीज को बोलते हैं ताइवान को छोड़कर, जो इंटायर चाइना है, जो मैंने ब्लू से आउटलाइन किया है, ये पूरा चला गया CCP के कंट्रोल में ना। अब की मतलब अभी इन द रिसेंट टाइम्स क्या हो रहा है कि ये ताइवान, जो अब देखिए ये तो अब समझ में आ गया ना, ताइवान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसके पहले फॉर्मोसा द्वीप कहते थे, ताइवान बन गया। अब ये जो है ना, अब देखिए जो CCP, अब जो वन चाइना पॉलिसी है, जो दोनों ही फॉलो करते हैं। चाइना बोलता है कि चाइना बोलता है कि ताइवान अलग नहीं है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है, और दोनों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। बट ताइवान क्या कहते हैं कि चाइना अलग नहीं है, चाइना ताइवान का ही पार्ट है, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। इसको ये बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये मानता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, और ये मानता है रिपब्लिक ऑफ चाइना को। यही है डिफरेंस, ठीक है। और अगर आप चाइना से ट्रेड करने गए तो आपको वन चाइना पॉलिसी में साइन करना पड़ेगा, मतलब इसका जो वन चाइना पॉलिसी इसमें साइन करना पड़ेगा, और इसमें और ये क्या पॉलिटिकल रीजन ना। आप लोग देखिए, आप लोग समझिए कि एक्चुअली ताइवान किसका पार्ट है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, ताइवान चाइना का ही पार्ट था, लेकिन उसके बाद रेवोल्यूशंस हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, जो अंदरूनी विभेद हुआ, उसके कारण ये दोनों अलग हो गए, इन दोनों का आइडियोलॉजी अलग है। जियोग्राफिकली अगर आप देखें, मतलब हिस्टोरिकली एंड जियोग्राफिकली ये दो सेम है, मतलब ऐतिहासिक तरफ से ये दोनों जगह सेम है, एक ही है पार्ट, बट
पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली, मतलब मत दोनों का मत अलग है। मत अगर दोनों का मतलब आइडियोलॉजी देखें, आइडियोलॉजिकली दोनों अलग हैं, ठीक है। ये दोनों असल में एक है लेकिन आइडियोलॉजिकली अलग हैं। ये खुद को अलग रखना चाहते हैं आपकी टाइम में, और ये इसको लेना चाहता है, बस ये डिफरेंस। अब आप सोचिए, इसके ये भी डिबेटेबल है, इसको इसके पास जाना चाहिए और इसको कैप्चर करना चाहिए। ये आप डिसाइड कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या होना चाहिए। लेकिन जो रिसेंट टाइम्स है, यहाँ पे जो ताइवान है ना, ताइवान में 60% वर्ल्ड का 60% सेमीकंडक्टर चिप बनता है। सो इसमें ताइवान का मोनोपोली है। और चाइना यही चाहते हैं कि मैं ताइवान को कैप्चर कर लूँ और इसको मैं एक अस्त्र के तौर से यूज़ करूँ, मैं इसको वेपनाइज कर दूँ कि मैं सबको कंट्रोल करूँगा पूरे विश्व को, कि मैं अगर सेमीकंडक्टर नहीं दूँ, तुम लोग को सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनेगा तो तुम लोग पीछे रह जाओगे, अब तुम लोग चाइना के बराबर में नहीं आ सकोगे। यही चाइना सोच रहा है। और ये यूएस को पहले से ही भाप लग गया था, और यूएस पहले से ताइवान को सपोर्ट किया जा रहा है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना नहीं है। लेकिन सुनिए दोस्तों, 1950 से 1971 तक, 1971 तक ताइवान को रिकॉग्निशन मिला हुआ था, मतलब यहाँ पे आपको यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपोजिशन लिया कि चाइना कोई, मेनलैंड चाइना को ही मिलना चाहिए मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलना चाहिए। तब क्या हुआ, जो यूएनएससी का सीट जो था ना, एक जो इंडिया को मिलने वाला था, सबने प्रपोज किया इंडिया को मिलना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने खुद का ये यूएनएससी जो सीट था इसको छोड़ दिया चाइना को। बोला चाइना अब यूएनएससी मेंबर ले लेगा, हमें नहीं चाहिए। ये हम देशवासी, भारतवासी अभी भी रिग्रेट करते हैं कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर हो गया अभी, ठीक है। तो ये तो चाइना का चीज़। अब देखिए, चाइना का एक बहुत ही अच्छा मोटो है, चाइना एक अच्छा समय खोज रहा है कब ताइवान को कैप्चर करेंगे। क्योंकि चाइना देखिए, अभी देखिए चाइना एक ऐसा टाइम खोजेगा ना जब पूरा वर्ल्ड उलझा रहेगा। जैसे कि यूएस अभी उलझा हुआ है वेनेजुएला से, उलझा हुआ है मेक्सिको से, उलझा हुआ है आपका ज़्यादा उलझा हुआ है आपका ईरान से। यूएस इजराइल एक साथ ईरान में टक्कर करी है, इसका मतलब आर्मी उधर ज़्यादा मोबिलाइज हो गया है, गल्फ में उलझा हुआ है यूएस। अब रशिया भी यूक्रेन से उलझा हुआ है, कुछ जगह अफ्रीका का भी आपस में उलझे हुए हैं। अब देखिए पाकिस्तान भी मतलब इंडिया को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, पाकिस्तान, ये कारण है। बांग्लादेश भी खुद एक बहुत बड़ा राज्य मतलब खुद को समझ रहा है। देखिए बांग्लादेश और बहुत सारे मैसेकर कर रहे हैं हिंदूज को ऊपर बांग्लादेश। और उसके बाद अब देखेंगे कि जो है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ रेबल्स उठ रहे हैं, इंडिया भी थोड़ा सा उलझा हुआ है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सभी उलझे हुए हैं। चाइना एक ऐसा ही समय खोज रहे हैं कि कब वो जाके ताइवान को कैप्चर कर ले और एक खुद को एक सेमीकंडक्टर का मोनोपोली कर ले। मोनोपोली मतलब एक होता है कि कैपिटलिज्म मतलब जो एक बंदा जो एक बिजनेस करता है उसको उससे प्रॉफिट कमाता है, और उसके बाद इंपेरियलिज्म में कैपिटलिज्म का नेक्स्ट पार्ट आता है। इससे बंदा मतलब प्रॉफिट कमाते मतलब इतना उसका लाभ होता है ना, वो सोचता है मैं पूरा मार्केट को कैप्चर कर लूँगा, मैं किसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को कैप्चर कर लूँगा, और मैं दूसरे दुकानों को सोचे कि एक बंदा दुकान बना रहा है एक जगह, ये एक बंदा यहाँ पे एक दुकान बनाया, यहाँ से प्रॉफिट इनकम करता है। प्रॉफिट से क्या होता है, ये कैपिटलिस्ट कहलाता है कि ये प्रॉफिट वाला इनकम से खुद का गुजारा करता है। लेकिन अगर ये बंदा सोचता है कि मेरा ये एक ही दुकान, एक ब्रांड बना दूंगा और उस ब्रांड को मैं चारों ओर फैला दूंगा, मैं दूसरा किसी का ब्रांड या दुकान को नहीं रहने दूंगा, मैं मेरा ही दुकान में मेरा ही माल बिकेगा, तब इसको कहते हैं इम्पेरियलिस्ट। इम्पेरियलिस्ट में क्या होता है, इसको मतलब अब इम्पेरियलिस्ट जो होता है ना वो सब इसको बोलते हैं मोनोपोली। अभी मोनोपोली कर देता है ना। चाइना ऐसे ही सेमीकंडक्टर का मोनोपोली करना चाहता है कि मैं मोनोपोली सेमीकंडक्टर कर लूँगा तो पूरा वर्ल्ड मेरे बात सुनेगा। मैं अगर एक बार बंद कर दूंगा सेमीकंडक्टर मार्केट मतलब एक्सपोर्ट, तो पूरा वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ेगा। यही चाइना चाहता है, तो दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए। ऐसे भी चाइना में जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट होता है वो वर्ल्ड का लगभग 90% है, 90% वर्ल्ड का रेयर अर्थ चाइना से आता है। ये एक बहुत बड़ा चाइना के पास लेवरेज है जो चाइना यूज़ करता है बहुत बार। सो यही एक चीज़ था जो मैंने आपको समझाया।
आपको मतलब वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आपके स्वस्थ अवस्था में पहुँचे, आप हेल्दी रहे।